हम लोगों ने पिछली क्लास में क्या बात किया था कि रजिस्टर, कैपेसिटर एंड इंडक्टर ये क्या थे? बेसिक कंपोनेंट। बेसिक कंपोनेंट में हम लोगों ने बात किया रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ रजिस्टर एंड कैपेसिटेंस इज प्रॉपर्टी ऑफ कैपेसिटर, इंडक्टर इज प्रॉपर्टी ऑफ इंडक्टर। उल्टा बोल दिए। इंडक्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ इंडक्टर ना। इसमें हम लोगों ने बेसिक फार्मूला देखा, V बराबर IR इन रेजिस्टेंस, इन रजिस्टर, सिंबल कैपिटल R मीन्स दैट इज अ जनरली DC और AC रेजिस्टेंस में वैल्यू बराबर होती है तो उसको हम लोग कैपिटल R से लिखते हैं कि DC और AC दोनों के लिए वैलिड है, इसलिए इसको कैपिटल R से डिनोट करते हैं। जनरली देखो बेटा, DC AC का एक और नाम है। DC को स्टैटिक रेजिस्टेंस बोलते हैं और AC को डायनेमिक रेजिस्टेंस। तो लोग कहते हैं स्टैटिक और डायनेमिक रेजिस्टेंस की जब वैल्यू बराबर होती है तो उसको हम लोग बोलते हैं हाँ, तो स्टैटिक डायनेमिक की वैल्यू बराबर होती है तो उसको कैपिटल R से डिनोट कर सकते हैं। तो रेजिस्टेंस एक ऐसा मतलब कंपोनेंट है जिसको कैपिटल R से डिनोट करते हैं, जो AC और DC के दोनों के लिए क्या होते हैं? वैलिड होते हैं, सेम बिहेवियर होता है, उसका बिहेवियर चेंज नहीं होता। सिमिलरली फॉर इंडक्टर के लिए हम लोग बात किया वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर VL इक्वल टू LdI/dt। हमने याद करने के लिए बताया कि कैपेसिटर के क्रॉस करंट वाला फार्मूला सेम है एज अ वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर। तो उसमें I कैपेसिटर के क्रॉस करंट का फार्मूला क्या था? I इज इक्वल टू CdV/dt। और वोल्टेज में करंट निकालने के लिए IL बराबर 1/L इंटीग्रेशन ऑफ VL dt। सिमिलरली कैपेसिटर खोल ही दो भैया, ठंडी वंडी चला जाएगा। तो कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज का फार्मूला हम लोगों ने देखा था मतलब इसी तरीके से कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज का फार्मूला। अब हम लोग बात ये करना चाह रहे हैं, देखो बेटा कंपोनेंट है तो रेजिस्टेंस या तो रेडिएट करता है एनर्जी के फॉर्म में, क्या होता है? वोल्टेज ड्रॉप करा देता है। बताए थे एक एग्जांपल, मछली चलती है तो कुछ ना कुछ वहाँ गिरता है ना, मीन्स वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस अ रेजिस्टेंस। और जो कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप ही इन द सेंस अगर बात करें हम तो स्टोर हो जाता है, जो वहाँ रुकता है वो क्या होता है? स्टोर होता है इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड या चार्ज के फॉर्म में, वो क्या होता है? स्टोर हो जाता है उसको एनर्जी। जैसे लाइन में देखा होगा कंडेंसर, देखा है ना, ये भी एक कैपेसिटर है। तो कैपेसिटर की यूनिट हम लोग फैरेड देखा है, तो इसमें देखो लिखा रहता है 1000 माइक्रोफैरेड, ये सब लिखा रहता है ना, दैट इज द स्टोरिंग कैपेसिटी ऑफ दिस कैपेसिटर। ठीक है, तो हम इंजीनियर इसको कंडेंसर नहीं बोलेंगे, हम क्या बोलेंगे? कैपेसिटर। ये क्या है? कैपेसिटर। सिमिलर वे में इंडक्टर भी एनर्जी को स्टोर करता है इन फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इन फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में एनर्जी स्टोर करता है, लेकिन इंडक्टर थोड़ा कॉस्टली होता है, उसको डिज़ाइन करने में बहुत डिफ़िकल्ट काम है। हम लोग जैसे VLSI डिज़ाइन करते हैं चिप लेवल पे, तो कैपेसिटर को डिज़ाइन करना बहुत आसान है। दो सेमीकंडक्टर मटेरियल लेके प्लेट उसमें काट के बीच में गैप क्रिएट कर देते हैं, कैपेसिटर बन जाता है। और रेजिस्टेंस क्या है? सेमीकंडक्टर मटेरियल ही ले लेते हैं, उसी को रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी उसको कंट्रोल कर लेते हैं, तो उसको बोलते हैं रेजिस्टेंस। लेकिन इंडक्टर डिजाइन नहीं कर सकते हैं, जैसे मोनोलिथिक हाइब्रिड टेक्नोलॉजी जो भी आई हुई है उसमें क्या है, इंडक्टर हम लोग डिज़ाइन नहीं कर सकते। तो जनरली इंडक्टर का हम लोग यूज़ भी नहीं करते। जहाँ स्टोरी की बात आती है वहाँ पे यूज़ करते हैं कैपेसिटर। लेकिन अब हम लोग को पढ़ना है तो पढ़ना है, तो इंडक्टर में वोल्टेज का फार्मूला आप जान ही गए हो, करंट का फार्मूला जान ही गए हो, और दो सब में एनर्जी का फार्मूला हम लोगों ने देखा कि पावर इन रेजिस्टेंस में क्या है? V/I इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस इन्फाइनाइट टू पर्टिकुलर टाइम ऑफ इंटरवल, जहाँ तक आपको रिक्वायरमेंट है। सिमिलरली कैपेसिटर में हम लोग फार्मूला देखा है 1.2
एप्सिलॉन ई स्क्वायर, याद है ना? मुंडी हिलाने से काम ना चलेगा, याद है ना? अब हमको याद है, आपको जबकि हम ये सब्जेक्ट पढ़ाते ही नहीं, तो आपको याद होना ही चाहिए। और मैग्नेटिक फील्ड में एनर्जी 1/2 म्यू एच स्क्वायर ना, इतना हमको ज़रूरत नहीं थी ये जानने की, लेकिन हम लोगों ने पढ़ लिया कि कोई भी एग्ज़ाम आप देंगे इससे बाहर क्वेश्चन नहीं रहेंगे। तो आप लोग इसको और डिटेल में पढ़ना चाहिए आप लोग को। और सेकंड बात ये है कि अब हमारे पास कंपोनेंट आ गए हैं, लेकिन हम सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं नेटवर्क। क्या पढ़ रहे हैं? नेटवर्क। तो नेटवर्क ही क्या डिफिनीशन ही है, दिस इज इंटरकनेक्शन ऑफ सम इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट may not be closed because this is a network। लेकिन हम लोग एक्चुअल में पढ़ते हैं सर्किट। क्या पढ़ते हैं? सर्किट। दिस इज इंटरकनेक्शन ऑफ सम इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट इन अ क्लोज करने का मतलब उसमें चार्ज का मूवमेंट होगा तो करंट का फ्लो होगा। चार्ज चलेगा नहीं, आई बराबर क्या होता है? dq/dt। अगर चार्ज चल नहीं रहा है तो किसी का डिफरेंशिएशन क्या होता है? जीरो होता है। कांस्टेंट का क्या होता है? जीरो। तो चार्ज का मोमेंट करंट के फ्लो होने के लिए ज़रूरी है, तो आई बराबर dq/dt। तो उसको अब करंट को बनाने के लिए हमें चाहिए सोर्स। क्या चाहिए? सोर्स। तो हम लोगों ने सोर्स बहुत टाइप के देखे हुए हैं। जैसे देखो, दुकान पे जाते हो तो एक बैटरी लेके आते हो ना, वो भी सोर्स। क्या है? सोर्स है। वो क्या देता है? वोल्टेज देता है। उसमें देखो लिखा रहता है 1.5 वोल्ट, लिखा रहता है कि नहीं? मतलब जितने वोल्ट का खरीदना चाहो उसके अनुसार उस पर मेंशन रहता है, उसके अनुसार आप ले सकते हो ना। ध्यान से सुनते रहिए, क्योंकि जितनी भी यूनिट है आपकी पैरेलल ख़त्म हो जाएंगी, आपको पता नहीं चलेगा, ठीक है? इसलिए हर पॉइंट को बहुत ध्यान से सुना करिए, क्लास में रहा करिए, मतलब, ठीक है? तो बैटरी 1.5 वोल्ट की है। अब देखो बैटरी एक्चुअली देखा जाए तो जैसे सेल लगाते हो तो कुछ देर बाद डिस्चार्ज होने लगती है ना। हम लोग लेके आते हैं, एक्चुअल में सेल में लगा के देखते हैं तो धीरे धीरे क्या होती है? डिस्चार्ज होने लगती है। और जहाँ लगाते हो धीरे धीरे हम लोग कहते हैं ख़त्म हो गई बैटरी ना। तो ये हम प्रैक्टिकल कर रहे हैं, एक्चुअल में बैटरी खरीद रहे हैं, ले आ रहे हैं, तो हमको दिख रहा है पर्टिकुलर टाइम के बाद क्या हो रही है? बैटरी डिस्चार्ज। और लेकिन आइडियल हम लोग ये मानते हैं, जो बनाता है वो कहता है कि 1.5 वोल्ट अगर बैटरी खरीद लिया है वो, तो उतनी बैटरी बनी रहेगी। क्या बनी रहेगी? कब तक बनी रहेगी? अनंत। तो उसको कहते हैं आइडियल वोल्टेज सोर्स। क्या बोलते हैं? आइडियल वोल्टेज सोर्स। मतलब अगर एक ग्राफ हम लोग के दिमाग में बनना हो, आइडियल और प्रैक्टिकल, मतलब अंतर समझ रहे हैं ना? प्रैक्टिकल मतलब जो हम लोग करके देख रहे हैं एक्चुअल में, आइडियल मतलब हम लोग की परिकल्पना, हाइपोथेसिस है, उसमें कोई सत्यता नहीं है, वो आइडियली ऐसा होना चाहिए। तो अब देखो, अगर हम बोलें कि एक ग्राफ ऐसा बना, तो ग्राफ क्या है? जैसे कि कोई आदमी देखे समझ जाए आइडियल मतलब क्या है, प्रैक्टिकल मतलब क्या है। तो अगर ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, ग्राफ बनाना हो, ये मान लो वोल्टेज है, तो अगर आइडियल का बनाना है तो सीधी रेखा जाएगी। अगर 2 वोल्ट होगा तो यहाँ 2 लिख देंगे, 3 होगा 3 लेके सीधी लाइन। प्रैक्टिकल होगा तो ऐसे जाएगा, कैसे? थोड़ा नीचे ही जाएगा। शुरू में जब खरीद के आओगे तो ज़्यादा वोल्टेज रहेगा, धीरे धीरे क्या होगा? कम होगा। तो मतलब अगर सोर्स की बात किया जाए तो जनरली वोल्टेज सोर्स हमने देखा हुआ है, एक होता है करंट सोर्स भी इसी तरीके से क्या होता है? करंट सप्लाई का। तो करंट सोर्स में भी एक आइडियल होगा और एक प्रैक्टिकल होगा। क्या होगा? एक आइडियल और आइडियल में क्या होगा? जितनी करंट देनी है वो लगातार इनफाइनाइट टाइम तक प्रोवाइड करता रहेगा, और प्रैक्टिकल की बात करें तो कुछ पर्टिकुलर इंटरवल के बाद डाउन होने लगेगा। तो मतलब सोर्स की बात करें तो एक 2 सोर्स होते हैं जनरली, वोल्टेज सोर्स, करंट सोर्स। वोल्टेज सोर्स आइडियल वोल्टेज सोर्स एंड प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स। करंट सोर्स में क्या हो जाएगा?
एक आइडियल और सोर्स में क्या होता है पर्टिकुलर। अभी तो आपके डिप्लोमा क्लासेज या इंजीनियरिंग क्लासेज में नहीं ऐसे कोई सोर्स हमने देखा अभी तक, लेकिन कुछ सोर्स बेटा क्या होता है, जैसे बैटरी खरीद के ले आओ तो सर्किट में इंडक्टर कुछ स्टोर किया है किसी पर्टिकुलर नेटवर्क में, तो उसके अनुसार जो है इनकी वैल्यू, वोल्टेज की वैल्यू 1.5 वोल्ट जो खरीदे हो उसकी वैल्यू बढ़ भी जाती है घट भी जाती है। अगर कुछ इस टाइप का अगर सोर्स होता है जो देख देख के आदमी को बदल जाए अपना नेचर। कुछ लड़के इसी क्लास में होंगे कि मतलब पर्टिकुलर रूप से मिलते होंगे, कुछ बात करते होंगे, दूसरे से मिलते होंगे, कुछ बात करते होंगे, होता है ना? होता है कि नहीं? तो पर्टिकुलर आदमी को देख के उनका नेचर बदल जाता है। ऐसे भी सोर्स होते हैं, उनको बोलते हैं बेटा डिपेंडेंट सोर्स। क्या? डिपेंडेंट। अगर वोल्टेज दे रहे हो तो उनको बोलते हैं डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, अगर वो करंट दे रहे हैं तो उनको बोलते हैं डिपेंडेंट करंट सोर्स। डिपेंडेंट एक है इंडिपेंडेंट। वो मतलब वोल्टेज सोर्स क्या था प्रैक्टिकल आइडियल वाला? इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट मतलब वो देख के नहीं बदल रहे हैं, वो जितना खरीद के लाए हो उसी के अनुसार वो देते हैं। लेकिन जो देख देख के बदल जा रहा है उसको क्या बोलते हैं? डिपेंडेंट। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं सोर्स की। क्या? सोर्स की। तो उसका सिंबल क्या होता है, उसको पहचानेंगे कैसे, और पहचान लेंगे तो उसका रिएक्शन मतलब नेचर क्या होगा, ये सारी चीज़ें कभी पूछी जा सकती हैं डिप्लोमा क्लासेज में। तो अभी पेपर कहाँ बनेगा हम ही लोग को देंगे बनाने के लिए, कहाँ से बनेगा ये अभी जानकारी है नहीं। तो अगर पेपर हम लोग को मिलेगा तो ये सारी चीज़ें जानकारी आपसे पूछेंगे, ठीक है ना? तो अब हेडिंग आ रही है सोर्स। सोर्स, सोर्स की हिंदी क्या होती है? स्रोत। 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 यस। अच्छा पानी, हाँ बिल्कुल सही है। जैसे पानी वाला स्रोत, जहाँ पानी नहीं, गांव में बोरिंग बोरिंग होती है, स्रोत निकल गया पानी, तो जहाँ से चीजें निकलती हो उसको बोलते हैं। सिमिलरली जहाँ से वोल्टेज निकले वोल्टेज सोर्स, जहाँ करंट निकले करंट। तो सोर्स की परिभाषा अगर निकली हो गांव से जहाँ पानी निकला हो तो क्या लिखेंगे हम लोग? सोर्स, स्रोत किसको बोलोगे? हाँ बोलो। जहाँ से ओरिजिन हम आप ही लिखने में लिखते हैं ना, तो क्या लिखें? सोर्स is a device which provide energy in form of voltage or current। करंट लिखा जा सकता है ना, तो बोलो बेटा। सोर्स is the device सोर्स इज अ डिवाइस which provide डिवाइस which provide which provides which provides energy provides energy in form energy in form of voltage or current in form of voltage or current voltage or current। बस source is a device which provides the energy in form of voltage or current। Generally source are classified in two categories। Generally source are classified generally मतलब सामान्यतः जनरली सोर्स आर क्लासिफाइड मतलब विभाजित वर्गीकृत सोर्स आर क्लासिफाइड in two categories।
कैटेगरीज। फर्स्ट बोलते जाओ, वोल्टेज सोर्स, वोल्टेज सोर्स, वोल्टेज सोर्स, करंट सोर्स, second that is the current source, current source simple guideline है दिख रहा है। यस सर। वोल्टेज सोर्स, सेकंड दिस इज द करंट सोर्स। अब बेटा वोल्टेज सोर्स हेडिंग डाला जाए हम लोग वोल्टेज सोर्स, वोल्टेज सोर्स। वोल्टेज सोर्स में सिंबल ऑफ वोल्टेज सोर्स इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट यही डिवाइड कर देना। इंडिपेंडेंट मतलब स्वतंत्र, इंडिपेंडेंट वोल्टेज, पीछे दिख रहा है वोल्टेज सोर्स। अब बेटा देखो इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स को कुछ बुक ऐसे ही गोला बना देते हैं जिससे पब्लिक समझ ले। जैसे मार्केट में आप खरीदने जाओ तो समझ ले कि ये इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, ठीक है। कैसे बनाता है, एक गोला रखता है और इसके अंदर प्लस और माइनस, यानी कि कैपिटल बी जहां लिखा रहेगा उसको बोलेंगे डीसी वोल्टेज सोर्स। क्या डीसी वोल्टेज। और स्मॉल बी लिखा है तो एसी। लेकिन एसी के बीच में थोड़ा सा एसी बना देते हैं, ठीक है। ये कुछ नहीं बनाया है तो हम किसकी बात करेंगे, डीसी। तो हम कैपिटल बी से लिख रहे हैं, मतलब समझ जाना ये क्या है, सिंबल ऑफ वोल्टेज सोर्स, वोल्टेज। अगर ये प्रैक्टिकल है, सपोज करो करंट आई है इसमें, अगर किसी को बताना हो हम लोग को इसकी तरह वोल्टेज, तो V की वैल्यू 5 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। जब ग्राफ बनाना हो आपके दिमाग में तो आ ही चुका है, आ चुका है कि नहीं, सीधी होगी लाइन। क्यों, क्योंकि ये क्या है, आइडियल। आइडियल मतलब ये आई अगर करंट एक्सिस पे ले लें, एक्स एक्सिस पे, आइडियल क्या है, वोल्टेज, ठीक है। इसको आइडियल वोल्टेज सोर्स या इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स बोलते हैं। आइडियल ब्रैकेट में लिख सकते हो कि आइडियल, आइडियल वोल्टेज सोर्स। अब देखो अगर 5 रहेगा तो यहाँ 5 हो जाएगा, 6 रहेगा तो यहाँ 6। कुछ बुक बेटा इसका सिंबल अलग बताती हैं, उसको भी हम लोग जनरली यूज करते हैं, वो भी सिंबल हम बताने जा रहे हैं। तो उसको बेटा देखो, इसको एक लाइन बड़ी और एक लाइन नीचे दिख रहा है बेटा, पीछे। हाँ दिक्कत होगी तो बता देना। आइडियल ये भी वोल्टेज सोर्स है, कभी कभी इससे भी डिनोट करते हैं बी, और एक टर्मिनल को प्लस दूसरे टर्मिनल को माइनस। ए फिगर नंबर बी, दिस इज द आईवी। इसको आई और बी के बीच में ग्राफ बना है तो इसको आईवी कैरेक्टरिस्टिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आईवी। सभी कुछ भी किताबें अक्सर इस पे टाइम भी लेती हैं कि फाइनाइट टाइम तक वोल्टेज कांस्टेंट है, तो किताबें करंट के फॉर्म में दिखाती हैं, कोई अंतर नहीं है, बस कांस्टेंट होता है, ठीक है। दिस इज आईवी कैरेक्टरिस्टिक आपका किसका है, ये नेचर किसका है, आइडियल आईवी कैरेक्टरिस्टिक का और आइडियल वोल्टेज सोर्स लिखते हैं, आइडियल
वोल्टेज सोर्स। अब यहीं पे देखो डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स के सिंबल की बात कर रहे हैं। एक क्या है बेटा, ए बी किसका सिंबल है? वोल्टेज सोर्स का ही है। किसका है? आइदर ये यूज करते हैं आइदर ये सिंबल यूज करते हैं। ए बी वोल्टेज सोर्स का ही सिंबल है, वोल्टेज सोर्स, दिस इज वोल्टेज सोर्स। अब एक वोल्टेज और बचा सोर्स वाला, क्या बोलते हैं उसको? डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स। इसको काम करना है, यस, डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स। डिपेंडेंट वोल्टेज अगर कोई दिक्कत हो तो हमसे डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स। अब इसका सिंबल कुछ इस टाइप से होता है, ऐसे। वोल्टेज है तो प्लस माइनस तो होगा ही। अब इसको भी मान लो कैपिटल बी से डिनोट करते हैं, मान लो। अब इसमें खास बात यह है बेटा, ये किसी और एलिमेंट से बी की वैल्यू बदलती है। सपोज करो बी की वैल्यू 3x² है, x जहां 3r² है, क्या है? मान लो एक एग्जांपल ले लेना, बी की वैल्यू 3r², क्या है? 3r। अब किसी ये जहां पे लगाओगे वहां की रेजिस्टेंस की वैल्यू जितना होगी उसके अनुसार इस वोल्टेज की वैल्यू क्या होगी? बदल जाएगी। ठीक है, इसीलिए इसको बोलते हैं डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स। अब हम लोग ये आइडियल की बात कर रहे हैं। क्या बात कर रहे थे? आइडियल वोल्टेज। अगर यही प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स होते तो लाइन कैसी होती? हाँ, बिल्कुल। अगर प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स की बात करें, प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स, इसका सिंबल वही रहेगा लेकिन ग्राफ बदल जाएगा। प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स, प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स। अब इसका सिंबल वही है, देखो गोला गोला ही होता है, कि हमने छोटा बड़ा बनाते हैं तो इसका मतलब नहीं कि बदलता है। जितना बड़ा गोला बनाते हो उतना बनाना, ठीक। ये मान लो वोल्टेज की वैल्यू बी है, ये ए है। अब इसका ग्राफ बनाना होगा तो आपको आ ही गया है, ग्राफ आप तुरंत बना सकते हैं। अच्छा, प्रैक्टिकल में कम क्यों होता है? क्योंकि इसका जो ये तार लगे होते हैं इनका एक रेजिस्टेंस होने लगता है, तो जो रेजिस्टेंस करंट यहाँ भी कुछ ड्रॉप हो जाता है, तो यहाँ जो मिलना चाहिए उससे कम मिलता है, तो यहाँ रेजिस्टेंस भी बना देते हैं। ठीक है, प्रैक्टिकल वोल्टेज क्यों रेजिस्टेंस बना देते हैं? क्योंकि लीड में रेजिस्टेंस होता है, कोई भी यूज करोगे उसमें विरोध करने की क्षमता होगी, तो इसलिए स्मॉल आर या कैपिटल आर जो भी लिखना हो आप लिख लीजिए। जनरली स्मॉल आर लिखा जाता है, तो ये जैसे इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ दिस वोल्टेज सोर्स। इस रेजिस्टेंस क्या बोलते हैं? अंदर वाला रेजिस्टर आर इज इंटरनल रेजिस्टेंस। इंटरनल माने अंदर वाला, इंटरनल रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ दिस वोल्टेज सोर्स, ऑफ वोल्टेज सोर्स।
वोल्टेज सोर्स। ठीक बेटा, अब इस ग्राफ बनाना होगा तो बना ही लोगे, हो सकता है बहुत सारे बच्चे बना। आइडियल होता तो ऐसे आना चाहिए था ना, लेकिन अब प्रैक्टिकल है तो कैसे होगा, थोड़ा सा वोल्टेज ड्रॉप हो जाए तो इतना नहीं मिल पाएगा। आई एक वोल्टेज था बी, इस एक्सिस का हमने वोल्टेज दिया, तो ए वाला डॉटेड वाला ग्राफ किसका है, प्रैक्टिकल का, प्रैक्टिकल। और जो सॉलिड वाला ग्राफ है किसका है, आइडियल। आइडियल। वही है, हाँ आइडियल। आइडियल प्लस आइडियल। तो प्रैक्टिकल और आइडियल में आपको डिफरेंस समझ आया, हाँ। प्रैक्टिकल में थोड़ा कम, कम किसके कारण होता है, हाँ इंटरनल रेजिस्टेंस जो वोल्टेज सोर्स का होता है। और अच्छा, आइडियल में इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होती है, जीरो। जीरो। ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ वोल्टेज सोर्स, यहाँ लिख लें हम, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ वोल्टेज सोर्स, internal resistance of internal resistance of ideal voltage source, ideal voltage source, voltage source is zero। ये याद रहेगा आपको भी नहीं, इसीलिए कभी भी जब हम बाद में बताएंगे आपको न्यूमेरिकल बहुत सारे अगर करना होगा ग्रेजुएशन लेवल पे, तो वोल्टेज सोर्स को क्या करते हैं, शॉर्ट कर देते हैं। जीरो मतलब क्या होता है, जीरो मतलब क्या होता है, कहीं का रेजिस्टेंस जीरो हो जाए इसका मतलब दोनों टर्मिनल शॉर्ट हो जाए। वहाँ से गाड़ी निकलती नहीं, दो फेज जा रहे हैं, दोनों टाइप हो जाए, क्या होता है, शॉर्ट होता है। तो वोल्टेज सोर्स जहाँ लगा रहता है न्यूमेरिकल में, बहुत सारे थ्योरम्स जब यूज करेंगे तो वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, शॉर्ट करेंगे, क्योंकि हम लोग केवल आइडियल पे ही बात कर रहे हैं। क्या बात करते हैं, और आइडियल का कभी कभी इंटरव्यू में बार के पूछा जाता है, या इसरो के रिग्नो लेवल पे, क्यों वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट करते हैं, क्यों करते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ आइडियल वोल्टेज सोर्स इज इक्वल टू जीरो, hence voltage source is replaced by short circuit, hence voltage source is replaced by short। तो करंट को क्या होने वाला है, अगर वोल्टेज को शॉर्ट कर रहा है तो करंट को क्या करेगा, अरे वोल्टेज करंट तो रिवर्स से एक तरह से रहते हैं एक दूसरे के, B बराबर क्या होता है, आई आर ना, B एक साइड है, आई दूसरे साइड है, तो वोल्टेज शॉर्ट हो रहा है तो करंट ऊपर हो जाएगा। तो अगर हम पूछे करंट तो आइडियल करंट सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होगा, क्या कहोगे, अरे इसका जीरो है तो उसका फाइनाइट हो जाएगा ना, समझे कि नहीं समझे, तो याद रखने का तरीका। अब हेडिंग डालो करंट सोर्स, क्या डालो, करंट सोर्स। ये समझ आ गया कि नहीं बेटा, ये सिंपल, हाँ, करंट सोर्स, अब करंट में भी इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट की बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इंडिपेंडेंट करंट सोर्स क्या बात करेंगे, इंडिपेंडेंट करंट सोर्स, करंट सोर्स। तो करंट का सिंबल V की जगह क्या हो जाएगा, आई। अब चाहे करंट का डायरेक्शन नीचे दिखाओ चाहे ऊपर दिखाओ, ये आपकी मर्जी, ठीक है। करंट आई, ठीक है।
तो हम यहाँ पे करंट लिख दें क्या, करंट कांस्टेंट है, कोई दिक्कत क्यों, यहाँ टाइम लिख दिया, मतलब एक कांस्टेंट करंट रहेगी, क्यों, क्योंकि आइडियल करंट, ठीक है, बोलो। और करंट सोर्स का सिंबल तो होता नहीं, यही होता है क्यों, किसी जानकारी है, यहाँ पे सब जगह करंट लिख लीजिएगा, करंट सोर्स, ये कौन सा करंट, आइडियल करंट, ये हम आईटी कैरेक्टरिस्टिक कह देते हैं कभी कभी, आईटी या आईवी कैरेक्टरिस्टिक, अगर बी एक्सेस ले लीजिए तब भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, और इसको साफ कर देते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ आइडियल करंट सोर्स इज, हाँ अभी देख लेंगे हम लोग क्यों इनफाइनाइट हो रहा है, आइडियल करंट सोर्स, करंट सोर्स इज इनफाइनाइट, ठीक है, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ आइडियल करंट सोर्स इज इनफाइनाइट, ठीक है। अब यहाँ पे डिपेंडेंट नहीं होता होगा, क्यों, यार जीएस तो नहीं कर रहा है ना, समझ आ रहा है ना, रिकॉर्डिंग चल रही है, यस यस सर, क्या बोलते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ आईटी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आइडियल करंट सोर्स, आइडियल करंट सोर्स, करंट सोर्स, ये जरूर याद रखना, ठीक है, ये पॉइंट बाद में पूछेंगे, करंट सोर्स है बेटा, इसको ओपन करना है कि शॉर्ट, तो क्या करना है, इनफाइनाइट मतलब क्या होता है, ओपन। अब देखो बेटा, अब हम बात करेंगे डिपेंडेंट करंट सोर्स, क्या बात करेंगे, डिपेंडेंट करंट सोर्स। अब देखो बेटा बदल जाएगा, अब यहाँ क्या आ जाएगी, करंट, कैपिटल आई क्यों लिखना है, क्योंकि आपके सिलेबस में नहीं एसी की डिपेंडेंट नहीं है, इसलिए हम केवल डीसी की बात कर रहे हैं, ठीक है।